नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। 20 फरवरी को मतदान के बाद में ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद हैं और जो चुनाव नतीजे हैं उनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विभिन्न तरीकों से जोड़ बाकी निकाला जा रहा है कि किस पार्टी की जीत होगी, किस उम्मीदवार की जीत होगी, और सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग तर्क हैं। इस चुनाव में शुरू से ही पिछली जातियों का बहुत महत्व रहा है, बहुत योगदान रहा है, और जो पिछली जातियों के नेता हैं उन्होंने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है। फर्रुखाबाद में मतदान की चर्चा करें और हम इस एंगल से भी आज चर्चा करें कि जो पिछली जातियां हैं उनका विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में क्या रोल रहा है, इस और उसके बाद में चुनाव नतीजे किस करवट बैठेंगे, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। खासतौर से जो बड़ी पिछली जातियां हैं उनमें यादव को लेकर के हम चर्चा करें तो यादवों का बड़ा द्वंद्व रहा है। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र सिंह यादव के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद में वोटों के बंटवारे की बात कही जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल रहा इस चुनाव में साक कुशवाहा समाज के मतदाताओं का, और खासतौर से फर्रुखाबाद में जहां महान दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया मैदान में, और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत मौर्य की पत्नी यहां से उम्मीदवार थी, और ये कहा जा रहा है कि साक कुशवाहा समाज का जो वोट है वो महान दल समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया। जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से साक कुशवाहा समाज के वोट पर भाजपा का बहुत पुराना कब्जा रहा है। यहाँ फूलचंद साक, रामचंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता होते थे समाज के, जिनका भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता था, गहरा रिश्ता था। तो ये स्थितियां बन रही हैं कि जो साक कुशवाहा समाज के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुए हैं इस बार। कुर्मी समाज की बात करें तो कायमगंज में कहा जा रहा है कि जो अपना दल के उम्मीदवार थे, क्योंकि अपना दल कुर्मी समाज को ही रिप्रेजेंट करता है खास तौर से, तो वहां कुर्मी समाज ने अपना दल भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन उम्मीदवार हैं अटल सुरभि उन्हें वोट दिया है। फर्रुखाबाद में यहाँ विजय कटियार बसपा से उम्मीदवार थे, तो यहाँ कुर्मी समाज ने क्या बसपा को वोट दिया है, बसपा उम्मीदवार को वोट दिया है। पाल बघेल समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत कार्यक्रम किए, बहुत सम्मेलन किए, और कई बड़े बड़े नेता पाल समाज के, बघेल समाज के समाजवादी पार्टी के लिए लगे रहे। क्या स्थिति बनी है चारों विधानसभा क्षेत्रों में। लोधी समाज की बात करें तो लोधी समाज ने, लोधी महासभा ने सम्मेलन करके समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन जब टिकट विकट नहीं मिला तो जो उस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे राम बकस वर्मा जी, वो खुद बसपा में चले गए और अपने बेटे को उन्होंने बसपा से चुनाव लड़वा दिया। तो क्या जो लोधी वोट है जिस पर बहुत पहले से और खासतौर से बाबू कल्याण सिंह के जमाने से भारतीय जनता पार्टी अपना एक अधिकार मानती थी, और बड़े बड़े परिवर्तन कराए हैं फर्रुखाबाद में लोधी समाज के मतदाताओं ने, तो क्या वो लोधी समाज भाजपा से छिटक गया है? क्या जब लोधी समाज का उम्मीदवार था भोजपुर में तब वो बसपा को चला गया है लोधी समाज का वोट? दूसरे विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही? फर्रुखाबाद में बड़ी संख्या में लोधी समाज के मतदाता हैं, यहाँ क्या स्थिति रही है? क्या ये यहाँ भाजपा के साथ रहा है लोधी मतदाता, या यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ रहा है? क्या स्थितियां बनेगी? कुल मिलाकर के ये जो बड़ी बड़ी सत्य है, और एक ये जो कश्यप समाज का मामला है, जिसको लेकर के इस बार खास तौर से राजभर साहब के आ जाने के बाद में बड़ी संख्या में लोग मुखर हुए हैं, सक्रिय हुए हैं, जागरूकता आई है इस समाज में। तो इस समाज ने किस तरह का फायदा नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का क्या लाभ पहुंचा पाया है, कांग्रेस का क्या नुकसान किया है? तो ये सारी चीजें आज की इस चर्चा में रहेंगी, और चूंकि चुनाव नतीजों के आसपास ही हम
रहना चाहते हैं 10 मार्च से पहले, तो हम विभिन्न एंगल से, विभिन्न नजरियों से चुनाव नतीजों पर, चुनाव के कयासों पर, नतीजों के कयासों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, और चुनाव भी इस बार जो रहा है बड़ा अजीब तरीके से रहा है। जो बयान रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी तरीके से अजीब तरह से आ रहे हैं। और इस बार पार्टियों की जो कार्यक्रम है उन पर हमले कम हो रहे हैं, पार्टियों के नाम पर हमले बहुत हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना नाम बदल करके ये कर ले, अखिलेश यादव अपना नाम बदल करके दंगेज कर लें। इस तरह के बहुत से आरोप आ रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के बहुत बड़े बड़े हमले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कह रहे हैं कि उसके बाद में जब परिवारवाद की कई बार से बहुत तीखे हमले परिवारवाद को लेकर के किए गए, उसके बाद में अखिलेश यादव कहते हैं साहब कि जिनके परिवार ना हो वो परिवार की चिंता क्या जाने, परिवार की जो संवेदनाएं हैं वो क्या जाने। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए तो पूरा जो हमारा संगठन है, पूरा राष्ट्र है, पूरा समाज है, वो हमारे लिए परिवार है। तो ये परिवारवाद को लेकर के बड़ा विवाद चलता रहा। उसके बाद में अखिलेश यादव कुछ तुकबंदियों पर उतर आए और तरह तरह की चुनाव में भाषण को, रचनात्मक भाषण को जो तुकबंदी है उसके जरिए से सरस बनाना एक बड़ी बात होती है, ताकि एक लंबा भाषण लोग सुनते रहें, लोग जुड़ते रहें। और बहुत सी चीजें, तुकबंदियों की बात हमने कही है, जो चीजें व्हाट्सएप पर देखती थी वो चीजें अखिलेश यादव अपने भाषण में भी बोल करके तालियां बजवा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वो जो चल रहा था कि लहर बड़ी बड़ी करारी है और साइकिल चिलम पर भारी है, ये कहा है अखिलेश यादव ने अपने भाषण में। तो ये बड़ा ढंग से चुनाव पर 5 चरण का मतदान है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे फर्रुखाबाद में जो मतदान हुआ है उसमें ओबीसी मतदाताओं का क्या रोल रहा है, जो बड़ी जातियां हैं ओबीसी की, उनका क्या रोल रहा है। आज की इस बहस में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बातम, भाजपा के जिला मंत्री, डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी विशाल भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी प्रतिनिधित्व करेंगे सपा का। और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं, और सुभाषपा से सुशील कश्यप, ये बड़े नेता हैं, मीडिया अपने पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं फर्रुखाबाद के, और चुनाव प्रचार में है इन दिनों। तो ये सुभाषपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये कुल मिलाकर के हम चर्चा को वहीं पर केंद्रित करेंगे कि जो मतदान हुआ है 20 फरवरी को, उससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद की जो 4 सीटें हैं उनमें से चारों पर क्या स्थिति रहेगी। अभी तक चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा है, क्या इनमें से कोई सीट छिनने वाली है, चारों सीटों पर भाजपा का दोबारा कब्जा होने वाला है, क्या स्थिति रहेगी, ये सब हम अपने जो विद्वान हमारे प्रवक्ता हैं उनसे जानकारी करेंगे इस बहस में। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि जो ओबीसी को लेकर के, ओबीसी वोट बैंक को लेकर के जो इस बार शुरू से आपकी पार्टी बहुत केंद्रित रही है, कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ा है अखिलेश यादव ने, उसके बाद में फर्रुखाबाद में जो मतदान हुआ है, यहाँ बड़ा सबसे बड़ी जो सीट है, वीआईपी सीट है, वीवीआईपी सीट है, आपके जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी ने फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर के क्या स्थिति रही है, जो कि हमने चर्चा की कि क्या भाजपा से आप ये साके कुशवाहा वोट छीन पाए हैं, कितना छीन पाए हैं, कितने पर कब्जा कर पाए हैं, और वही आपके लिए बेस वोट बनता है। आप सब अभी कहेंगे कि हम तो सारे समाज को लेकर के चलते हैं, हम लोग जातिवाद पर भरोसा नहीं करते, ये कहेंगे आप लोग, लेकिन बेस वोट आपकी महान दल का वही है, उस पर कितना कब्जा कर पाए आप। शेखर जी, निश्चित रूप से जो है सब जातियों को लेके चलना भी होता है और हर पार्टी का प्रयास भी होता है, लेकिन ये भी सत्य होता है जो कोई अपने प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता होते हैं उनका प्रभाव जब समाज पे पड़ता है तो उनकी जात पे भी पड़ता है। आपने अभी चर्चा की फर्रुखाबाद से जो हुआ, हम फर्रुखाबाद से ही शुरू हो रहे हैं। फर्रुखाबाद में सुमन साकी जी लड़ी, और ये तो मानना पड़ेगा, एक निर्विवाद सत्य है कि महान दल का प्रभाव और श्री केशव देव मौर्य जी का प्रभाव केवल फर्रुखाबाद नहीं
उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी पड़ा। शाक्य समाज के निर्विवाद नेता हैं और शाक्य मान करके चलते हैं कि हमारे हक और हमारी उनकी हकों की हिफाजत मौर्य जी के हाथ में सुरक्षित है। वहां भी पड़ा प्रभाव उसका। और केवल यहाँ फर्रुखाबाद सीट पे नहीं पड़ा। फर्रुखाबाद सीट को हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में तो पड़ा ही। हाँ, फर्रुखाबाद में एक शुरू में जो भ्रांति उत्पन्न हुई थी, हमारे कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब। लुईस खुर्शीद जी जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी और उनकी चर्चा हुई थी, तो उस वक्त पे लोगों ने एक शंका जाहिर की थी कि जैसा होता है जब मतदान के वक्त के ऊपर लोग अपनापन महसूस करते हैं, तो बिरादरी के लोग भी बढ़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन लास्ट तक जो मतदान के वक्त तक का जो उस वक्त पे आकलन रहा, तो मुस्लिम वोटों पे जो है कोई प्रभाव लुईस खुर्शीद जी डाल नहीं पाई। और मुस्लिम वोट ने भी अपना जो है अपने जो जो उसकी अपना कर्तव्य इस चुनाव में वो समझ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्ति का, उसने यहाँ पे वोट जो है वो उनको, मेरा आकलन है कि बहुत कम मिला उनको। जहां तक सवाल उठता है शाक्य समाज का, फिर मैं आ जाऊं। शाक्य समाज में एक वक्त के ऊपर दयाराम जी शाक्य जो है निर्विवाद नेता हुआ करते थे, याद है आपको अनिल भाई। और फिर सुशील जी भी उस परंपरा पे रहे। लेकिन अब स्थितियां बहुत सी बदल चुकी हैं। आपके अमृतपुर में भी सुशील साग जी लड़ रहे हैं, साग समाज का वोट उन्होंने भी हासिल किया। लेकिन संघ में जो है वो अपने कुशवाहा जी जो लड़ रहे थे बीएसपी से, उन्होंने भी कहीं सेंध लगाने की कोशिश की है। नौजवान आदमी है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो सेंध लगाए होंगे। और उस साथ में महान दल का भी यहाँ फर्रुखाबाद और अमृतपुर मिली हुई अपने विधानसभाएं हैं, तो यहाँ पे उनकी उपस्थिति मौर्य जी की, उसने वहां भी अपना प्रभाव डाला होगा। तो इन परिस्थितियों में एक बात और देखिए, फर्रुखाबाद तो एक इकाई होती है। हम लोग जब चर्चा करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभाव भी फर्रुखाबाद पे राजनीतिक तौर पे उतना ही पड़ता है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2017 के चुनाव में जो नान यादव ओबीसी आपके जो है वो अपने पिछड़ी जातियां थीं, वो ज्यादातर जो है वो अपने लोगों का आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी। और वो उस वक्त की उनकी जीत में भी एक विशेष फैक्टर जो है वो साबित हुई थी। लेकिन अब की बात जो कुशल रणनीति के साथ में इनको सबको जोड़ने की बात की, और इनके अपने अपने जो है समुदाय के और अपने इनके जो नेता जुड़े हैं, जो एक गठबंधन तैयार हुआ, उसमें दफे अब की दफे उत्तर प्रदेश भर में ये स्थित है कि जो आपके गैर गैर मतलब ये आपके पिछड़ी जातियां हैं, गैर यादव, उसकी इन्होंने सबने जो है सपा को ही वोट देने की बात की। यही स्थितियां यहाँ भी हुई हैं, हर सीट के ऊपर हुई हैं, कहीं थोड़ा सा कम। लेकिन ये आपका जो है वो अपने जो पिछड़ी जातियां हैं, वो निर्विवाद रूप से एक मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। और वही फर्रुखाबाद में भी उन्होंने अदा की है। स्थिति स्पष्ट देखो। चलिए सुशील सुशील आवाज नहीं आ रही सुशील तुम्हारी, ईयरफोन लगाओ। आ रही है? ध्रुव राजपूत तुम बोलो तब तक। सबसे ज्यादा होती ही नहीं बार, और आदि को से पसंद कर। आवाज आ रही है अब? पढ़ने का कारण जो है ओबीसी ही है, जो इस बार जो पढ़ा। और जो परेशानी नोटबंदी के समय, जो लॉकडाउन के समय, जो अन्य कारणों से उठाई है, वो सबसे ज्यादा ओबीसी ने ही उठाई है। तो सब चीजों को एक एक करके ध्यान में रखकर वोट कहीं से भी हो, लेकिन वो वोट ओबीसी
ओबीसी ने डाला है। अब उसने अपना खेत बचाने के लिए वोट किया, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट किया, अपनी शिक्षा को लेकर वोट किया, सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक एक वोट डाला गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज एक एक बात को मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं दिया। अब कर मन में ठाना और सत्यापन करने का काम ओबीसी ने किया है। इस चलिए ठीक, वो सुशील बोल और पाओगे? जी संगीता भैया, है। चुप से आवाज आ रही है? ठीक। गिलास रखा है। सुशील आवाज बोल आने लगी? पाओगे? हाँ देखिए, जनाधार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं माननीय ओमकार राजभर जी समाजवादी पार्टी में, तब से समाजवादी पार्टी की अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात ये फर्रुखाबाद की बात करते हैं हम लोग, तो फर्रुखाबाद में भाई साहब हमारा जो जनाधार रहा है, अति पिछड़ा ले लो, चाहे एससी वोट ले लो, सामान्य वर्ग वोट ले लो, चाहे जो है बहुमूल्य क्षेत्र वोट ले लो, चाहे मुसलमान वोट ले लो, किसी में भी ऐसी कटौती हुई है कि हमारे पास किसी जाति का ऐसा कोई जाति नहीं बची है जिस जाति का वोट आया नहीं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये का मेन कारण होगा कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर हरा रहा हूं तो यही मेरा मुख्य कारण है कि हमारी हर जाति से हमें वोट मिला और हर जाति ने हमारा सहयोग किया, हर जाति का हमें सहयोग मिलता रहा और आज भी मिल रहा है कि कम से कम पूर्वांचल में भी भाई साहब आप देख पूर्वांचल मौजूद हूँ यहाँ पर, आज सिद्धार्थनगर जिला में उपस्थित हूँ कि हमारा एक कैंडिडेट जो पश्चिमी से आकर यहाँ लड़ रहा है तो उसके साथ में गांव भयंकर रूप से पास पास बैठ रही है। अगर मैं कैमरा घुमाना चाहूँ कैमरा घुमाऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम इतनी पब्लिक गांव की लग जाती है साथ में का 1000 से 1500 आदमी अगर गांव का साथ में लग जाए महिलाओं सुनना, तो साहब आप बता दीजिए जीत किसकी हो सकती है। सिर्फ कहने के लिए तो हम जीत रहा हूँ, वो जीत रहे हैं, लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में भी इनका साफ करने के काम कर रही है भाई साहब। दूसरी बात यह है कि फर्रुखाबाद की मैं बात एक बार फिर कर दोहराना चाहूंगा कि भोजपुर विधानसभा कम से कम हम 25,000 वोटों से जीत रहा हूं भाई साहब। इसके बाद कोई भी अगर इस पे करना चाह रहा है कि हमें भोजपुर विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग निषाद वोट कम से कम हमें 90% निषाद वोट मिला है भोजपुर विधानसभा में भाई साहब। दूसरी बात शर्मा वोट आ गया, इसके बाद में लोधी वोट आ गया, इसके बाद में हमारा यादव वोट है, वो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट हमारा वोट बैंक है, इसे कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देख रही है कि हम किसी तरीके से हम जीत में दूध है क्या गर्म क्यों पूर्वांचल तक हम लगातार जीत बनाए हुए हैं और वोट लगातार हो रही है। जी भाई साहब, जी भाई साहब, देखिए आपने फर्रुखाबाद की बात की तो 2017 के चुनाव में साहब पिछड़ी जातियों की जो आपने बात की, साग के हो, कुसबा हो, कुर्मी हो, पाल बघेल हो या लोधी हो, कितने बड़े पैमाने पे साहब गया था। सिर्फ आप सदर विधानसभा की अगर बात करें तो ये हाल यहाँ का नहीं है, अभी तक जितने चरण हुए हैं यही हाल है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनका कोर वोटर था उसमें 5% साहब इनका वोट पड़ा ही नहीं है। आप सदर की अगर ये डाटा उठा के देखेंगे तो साहब इनका कोर वोटर जो था वो 5% घर से ही नहीं निकला है। दूसरी चीज आपने कहा कि परंपरावादी, तो आप ये देखिए वो परंपरावादी नहीं थे, वो आप ये देखिए कि सरकार समय और परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आप को साहब सत्ता के लिए या सत्ता के विरोध में साहब वोट डालने का काम करते थे। और दूसरी चीज आप देखिए कि
पूर्व में साहब जिस तरीके से चुनाव हुए, 2002 का आप चुनाव देखिए, 2007 का, 12 का या 17 का, और इस समय वर्तमान में जो 2022 का चल रहा है, तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि 2022 के चुनाव में साहब ये जो पिछली जातियां हैं साहब, ये सब गेम चेंजर साबित होंगी। और आने वाला जो समय है, आप देखिए कि सत्ता के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर साहब वोटिंग हुई है, और ये लोग साहब मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं सदर की सीट की आपको हालत बताता हूँ, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं साहब जहां एक तरफा साहब वोट जाया करता था। मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ, आज स्थिति ये है साहब कि वहां कम से कम 35% साहब वोट कटा है सत्ताधारी शासन का। तो आप ये देखिए कि कानपुर की साहब रैली थी, माननीय अमित शाह जी कर रहे थे, तो किस तरीके से रिकॉर्ड हुई उनकी बात कि चलिए छोड़िए सब बेकार गया। तो ये कहीं ना कहीं हताशा जाहिर करता है, और जो नतीजे आएंगे हम आप जो है चौंक जाएंगे साहब, इस तरीके के नतीजे आएंगे। चलिए वीरेंद्र मिश्रा जी। शेखर जी, हम उस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर जातिवाद, धर्मवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद या भड़काऊ हिंसा की भाषणों की चर्चा करना बहुत कठिन हो जाता है। और जहां पर जातिवाद की जब चर्चा होती है तो मेरे लिए बड़ा कठिन विषय हो जाता है ये। तो मेरा तो मानना ये है कि प्रदेश के चुनावों में ओबीसी ही नहीं, चाहे समर रहा हो, ओबीसी रहे हो, दलित रहे हो, हिंदू मुस्लिम रहे हो, सभी ने एकजुट होकर के इस अहंकारी व्यवस्था को दूर फेंकने का काम मजबूती से साथ किया है चुनाव में। हमारा मानना है कि मैंने कई सालों से चुनाव की प्रक्रिया को देख रहा हूँ, लेकिन पहली बार ये देखा है कि सत्ता पक्ष के जिले में खामोशी, सत्ता पक्ष इतना खामोश रहा है। ठंडी चुनावी प्रक्रिया बता रही है कि जनता ने चुनावों में अपने गुस्से का इजहार किया है और लोकतंत्र में अपने वोट से अहंकारी व्यवस्था को आईना दिखाने का काम किया है। इन चुनावों में जो लोग धर्म, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान से वोट मांगते थे, उनको आईना दिखाने की जनता ने काम किया है। इस चुनाव में जो लोग महंगाई, विकास, गुंडागर्दी, किसानों, व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा नहीं करते थे, सड़कों पर, छात्रों पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, आतंकवाद चर्चा नहीं करते थे, तो इस प्यारी जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। जो लोग कहते थे ठोक दो की नीति पर काम करते थे, जो लोग कह रहे जनता ने उनको नकार दिया है। इस लोकतंत्र के चुनावी पर्व में श्रीमान शेखर जी, लोकतंत्र तो जीता है, राजशाही हारी है, अहंकार हार गया है, विश्वास जीता है, अविश्वास हार गया है, सत्य की जीत हुई है, निश्चित हुई है, और असत्य हार गया है। ईमानदारी लोग जीत रहे हैं, तो ईमान की सत्ता जा रही है। और इन चुनावी पर्व में जनता जनार्दन की वोट की ताकत ने ये बता दिया है कि 10 मार्च को ये अहंकारी व्यवस्था की विदाई होने वाली है। इतना ही कर सकते हैं शेखर जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आलोक जी। शेखर भाई, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कांग्रेस के साथी ज्योतिष का भी ज्ञान रखने लगे हैं, जो पहले से ही बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अहंकारी सत्ता जो है वो जा रही है। अभी जातियों की गणना हो रही थी। ये पूरे चुनाव के काल में हम सब लोगों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते रहते हैं और जाति की गणना स्वयं करते रहते हैं कि निषाद वोट हमारा इतना है, शाक्य वोट हमारा इतना है। भारतीय जनता पार्टी इन जाति की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखती है। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था, हम सर्व समाज के विकास की बात करते हैं, सर्व समाज के उत्थान की बात करते हैं। उन्हीं इसीलिए हमने नारा भी दिया, हमारी सरकार ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे को हम सब लोग समाज में लागू कर रहे हैं। तो उसमें जाति का कोई फैक्टर कभी काम नहीं आएगा कि किस जाति का वोट। हम तो कहते हैं कि हमें तो हर जाति का वोट मिला है, सर्व समाज का वोट मिला है, और उसी के आधार पर हम पूरी प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि हम फर्रुखाबाद की भी चारों विधानसभा सीटें बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। और अभी आप कह रहे थे कि निषाद वोट, ये वोट, वो वोट, आपने कहा आपके पास एजेंडा ही नहीं है। आप सिर्फ एक प्रतियोगिता चला रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पदच्युत किया जाए। आप कुछ एजेंडा तो लेकर के आइए, कुछ रोड मैप तो लेकर के आइए कि हम इसलिए हराना चाहते हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप छोटे छोटे तुच्छ भाषण देते हैं, कमेंट करते हैं, परिवार बात पर कमेंट करते हैं,
परिवारवाद की सही व्याख्या को तो लाइए आप सामने। जब सही व्याख्या आ जाती है तो उससे भी आप भाग जाते हैं। तो आप देखें पूरा राजनीतिक स्तर इन्होंने इतना गिरा दिया है, ये सब चुटकुलेबाजी। ऐसा लगता है कि प्रदेश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में जाएगा। ये जनता जागरूक है इस समय, ये जनता जागरूक, जनता समझ रही है कि किसके हाथ में प्रदेश का नेतृत्व सुरक्षित रहेगा। आप देखिए कि क्षेत्रीय जब जनप्रतिनिधि होता है तो जनता की जो समस्याएं होती हैं, जनता अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के पास जाकर के तत्काल उन समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी बात तो कह सकता है। अब एक आयातित कोई प्रत्याशी यहाँ पर आया और यहाँ का हमारा एक जाति विशेष का व्यक्ति है और पूरा जाति का वोट उसको मिल जाए, ये बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, हमारे पास का होना चाहिए, हमारी बात को, हमारी परिस्थिति को जानने समझने वाला होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी दम्भ भरती है, आप प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाए। तो समाजवादी पार्टी का जो यहाँ का कार्यकर्ता है वो भी बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। आप उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, हम उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। चाहे वो भोजपुर विधानसभा हो, चाहे वो अमृतपुर विधानसभा हो, चाहे फर्रुखाबाद विधानसभा हो, यहाँ पर एक जो अव्यवस्था का जो माहौल समाजवादी पार्टी में रहा वो पूरा जनमानस समझ रहा है, क्योंकि ये सब स्वार्थ के कारण ये अव्यवस्था फैली। और फर्रुखाबाद सदर की सीट जो है वो आप जानते हैं कि सुमन मौर्य जी यहाँ की रहने वाली नहीं है। विधायक अगर बन भी गई तो चली जाएंगी। यहाँ का फिर जो मतदाता है वो तो उपेक्षित महसूस करेगा। इसलिए मतदाता बहुत समझदार है, उसने कदापि ऐसा चुनाव नहीं किया होगा और इसका परिणाम आपको 10 तारीख को मिल जाएगा। अभिषेक जी भाई, बड़ा प्रश्न है आज का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले पिछड़े और दलित ऐसे सारे समाजों का समर्थन भारतीय पार्टी के पास रहा। आप 2014 से उठाकर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जितना मिला था और 19 मिला, और मुझे लग रहा है 22 में लोग 49 हो रहा है। अभी जो लोग एक मैं समाज पूरे की बात करता हूँ, और इस सरकार को जो लोग कहते रहे किसान उनको मुस्लिम नहीं मिलेगा, दावे के साथ 4 से 5 वोट भी भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कैसा हो। तो पहले 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो लोग दंगे आया करते काम करते थे, समाज में चल लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे में गुमराह नहीं दिया। तो ये अफवाह भाजपा इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहेगा, उसके बावजूद नहीं पहुंचाएंगे। मुसलमान लोग बहुत बड़ी लकीर खींचते थे, अगर भाजपा जाए मुसलमान उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, मुसलमान को छोड़ना पड़ेगा। सारी चीजों पर विराम हमारे साथ जो है ओबीसी की जातियां थी, बाबू कल्याण सिंह जनता पार्टी में सारी जातियां हमारे साथ आई, और मुझे लग रहा है कि आगे भी हमारे साक्षी समाज के पास है केशव मौर्य जी। उत्तर प्रदेश की है कोई फर्क नहीं। सजाती प्रत्याशी लोग कहते हैं कि यहाँ ने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट दिया। चैनल पे कह रहा हूँ कि जो साक्य वोट पिछले चुनाव में से उनको साक्य वोट मिला है, पार्टी से कोई भी प्रत्याशी लड़े थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इतना भारतीय जनता पार्टी को मिला हूँ। अभी समाज की भारतीय जनता पार्टी
प्रथम है। ये पहली बार हुआ। पहले हम को वोट करके बहुजन समाज को नजर नहीं आ रही। कहीं इन्होंने बड़ा ऐसे ओबीसी उनके अकेले यार भाई जनता पार्टी देने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज हमारा क्या कलेक्शन उठा के लिए 4 रुपए के लिए जो नजर आएगा मिनट का तो नहीं है। वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि समाज वोट किया है और तो भारतीय पहले से ही 2010 यादव समाज में भी चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सर ये शुरू करिए। हाँ आमिर सर शुरू करिए। जी शेखर जी, कई चीजें सामने आई हैं अभी जो हमारे साथियों ने कही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं उनका जवाब देने का, और फिर अगर कोई सवाल पैदा हो तो इसके बाद में जो है जवाब दे देंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। देखिए इसमें जो ये भी स्थिति आई बाहर की और यहाँ की, यार संविधान में जब जो है वो अपने बाकायदा ये अपने हमको हक मिला है कि हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, और फिर जो जनता को समर्पित नेता होता है वो तो जिस क्षेत्र का होता है उसी क्षेत्र को समर्पित होकर रह जाता है। ऐसा नहीं है मोदी जी आकर के बनारस में लड़ सकते हैं, योगी जी अयोध्या जाते जाते वापस अपने गृह में गोरखपुर जा सकते हैं। तो मतलब ये कि आप करें तो सब कुछ सही और हम करें तो गलत। खैर आगे आ जाइए। हम बयान की बात पे आ रहे थे, बयान तो बड़े मजेदार दिए गए, लेकिन एक स्थिति रही तीनों चरणों के बीच में जो अभी तक है वो 5 साल में खालिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से लेकर शमशान कब्रिस्तान, जिस कवच की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि हर बिरादरी, ये बिल्कुल सही बात है, आप जो है प्रयास तो हर बिरादरी में सेन लगाने कर रहे थे, आप जातिवाद की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका प्रयास इतना सर्वोत्तम प्रयास था फिरका परस्ती का कि जिसमें कि आप कवच समझ करके निश्चिंत बैठे हुए थे, वो फेल हो गया। क्योंकि ये पहले दूसरे चरण के और चौथे चरण उसी बेल्ट में हुए जहां आपको उम्मीद ज्यादा थी कि हम लोगों को बांट सकते हैं, वो वक्त निकल गया, वो कार्ड आपका यहां से फेल हो गया। और बयानबाजी की बात, बड़े मजेदारी की बयान आए सामने, ये तो चर्चा हुई कि अखिलेश जी ने क्या बयान दिया या योगी जी ने क्या बयान दिया। अमित शाह जी का बयान जो है वो सर्वोत्तम बयान रहा कि जब उन्होंने, कभी कभी कहते हैं ना नकल को भी अकल की जरूरत होती है, तो लैपटॉप बांटने की अखिलेश जी की जो उसकी नकल की गई, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि 12वीं पास करके इंटर में जो दाखिला लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। मैं नहीं समझ पाया था, अज्ञानी व्यक्ति हूँ, बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ। आलोक जी जो है शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट को भी। 12वीं में और इंटरमीडिएट का ये जो फर्क प्रतिपादित किया है अमित शाह जी ने, ये कहां तक जो है वो अपने सत्य है या गलत है, ये आप समझ के बता दीजिएगा। तो जहां इतने बड़े नेता जो हैं इस तरीके के बयान दे रहे हो, तो उनसे आम जनता क्या उम्मीद करेगी कि आप जो है ककहरा भी सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो, रोटी कपड़े मकान का, और आदमी के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का, और आदमी को लोकतंत्र में जमहूरियत में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार की हिफाजत का, वोट देने का। तो ये स्थितियां नहीं। हाँ फेल आप हो गए, हर बिरादरी में फेल हो गए। आप जिस बिरादरी को भी समझते थे कि हमारी है, वो भी आपकी नहीं रही, क्योंकि सबकी मूलभूत आवश्यकता, और उसके बाद हर बयान के बाद सबसे बड़ा बयान जो है जिसने असर किया कि जो राजनीतिक व्यक्तियों से उम्मीद नहीं करते हैं हम कभी, वो भी राजनीति में देखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली दफे ठोक दो, गर्मी निकाल दो और जवाब दीजिए, बुलडोजर चढ़ा दो। ठीक है ठीक है सही, आगे बोलना। इन सब वर्ग को एक करके भारतीय जनता पार्टी एक मिनट बोलिए। हाँ
नहीं करा। भाई साहब देखिए शेखर भाई भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न भाई किया साहब, तो जवाब भी ले लें तो ज्यादा सही चलिए रहेगा। आप दे दीजिए। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में सैफई का जो रंगमंच सजा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि प्रदेश की जो टैक्स पेयर जनता है, उसकी गाड़ी कमाई है, उसको किस प्रकार से लुटाया गया। पूरे प्रदेश की जनता ने उस 5 साल उस रंगमंच की रंगलीला को देखा। दूसरी बात ये कि 5 वर्ष में आपने क्या किया कि जो हमारे गरीब थे, जिनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं थी, उस आवासीय व्यवस्था को आप प्राथमिकता न देते हुए आपने जो मरे हुए जमीन में मुर्दे गड़े थे, उनकी बाउंड्री वॉल बनवाने का प्रयास किया और उसके लिए धन की व्यवस्था आप करते रहे। आप हज हाउस के लिए आपके पास व्यवस्था थी, लेकिन अयोध्या में होने वाली रामलीला में उसकी व्यवस्था के लिए आपने क्या व्यवस्था विकसित की? प्रतिबंध लगा दिया। आपने 84 कोस, नहीं ये विषयांतर नहीं है, आपने 84 कोस परिक्रमा की जो हमारी सनातन संस्कृति, कुछ नहीं फेल हुआ। आपको 10 मार्च के बाद पता लगेगा कि क्या फेल हुआ और क्या पास हुआ। 10-12 दिन की बात रह गई है, फिर आपके बदल जाएंगे। भाई साहब एक मिनट का हमारा। दूसरी बात है, आपने इंसेफ्लाइटिस, अब स्वास्थ्य का थोड़ा सा बात ले ले, आपने इंसेफ्लाइटिस जैसा गोरखपुर में जो एक अभिशाप था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे सुन लीजिए, हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे अभी आप अभी भारतीय, अरे आपके सोहेल देव जी भारतीय जनता पार्टी की चौखट पे नाक रगड़ते रहे, अभी इधर अगर उस चौखट के अंदर प्रविष्ट हो जाते तो आपकी भाषा बदल जाती। नेताओं का चरित्र आप समझिए ना, इनका कोई चरित्र नहीं, स्वार्थी लोग होते हैं, तो स्वार्थ का गठबंधन करते हैं। एक मिनट देखिए किस तरीके से भाजपा के साथी ने कहा कि साहब नाक रगड़ते रहे, तो जब तक भाई साहब एक मिनट सुनिए कि हमारे भाजपा के साथी ने किस तरीके से कहा कि हमारी चौखट पे साहब नाक रगड़ते रहे, तो आप देखिए आपके साथ है तो ठीक है, आपसे अगर चला गया तो साहब बुरा हो गया। दूसरी चीज, भाजपा ने क्या 32 बिरादरियों के सम्मेलन किए कि नहीं किए? दूसरी चीज, आपने कहा गोरखपुर वो अयोध्या की बात, तो अयोध्या में आपकी बहुत बुरी दशा होने वाली भाई साहब, आप वहां जमानत नहीं बचा पाएंगे। दूसरी चीज आप देखिए योगी जी पूरी तरीके से फेल हुए हैं, पूर्वांचल में चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। योगी जी अभी तक के जितने चल रहे उसमें सब फेल हुए, योगी जी अभी तक के जितने चरण हो चुके उसमें फेल हुए। फिर कहीं ना कहीं ने कहा कि आप हमें देखिए, हमें वोट दीजिए, कहीं ना कहीं योगी जी अभी तक जितने चरण हुए उसमें सब फेल हुए। ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे भाजपा के कैंडिडेट जानते हैं। आप देखिए हताशा कितनी जाहिर होती है कि कितनी बेचैनी है कि सुनते भी नहीं है भाई साहब। नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, आपकी सहयोग पार्टी के साथी जो है वो आपके अंदर हताशा बचने वाली है, ये तो बता दो। जितना तो दूर की बात है, आप जमानत नहीं बचा पा रहे हैं, ये बता दें कितने पर जमानत बचा पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, बताते हैं जीतने की बात छोड़ दीजिए। अरे जातिवादी पार्टियां, स्वार्थी गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। कहीं ना कहीं योगी जी जैसे ही 10 मार्च का चुनाव का परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा, ये सब सोहेल देव वगैरह ये सब इधर उधर से पगले झाकेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे। जातिवादी पार्टी से ज्यादा निकृष्ट कार्य है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना। धर्म क्या है? ये क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? भारतीयता धर्म है, भारतीयता धर्म है, ये धर्म है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति भी धर्म है। आप तो धर्म से च्युत हो रहे हैं, कांग्रेस तो धर्म से निरपेक्ष हो रही है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है
अगर आप पुरुष होकर के अपने पुरुषत्व धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका पुरुष होना बेकार है। कार्ड पास होगा। आपने स्वीकार करा कि आप फिरका परस्ती के कार्ड को कार्ड बोल रहे हो कि 10 मार्च के बाद में आपका ये पास होगा। फेल कर दिया है आम आदमी ने। आम आदमी अब ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं रहे। 10 मार्च के बाद 10 मार्च की के बात कर बाद लो, 10 मार्च अयोध्या की बात कर लो, अभी क्या, अभी तो हम हर चरण में जीत रहे हैं। बात कर लो। हम सभी चरणों में जीत रहे हैं। आप धैर्य रखिए। और ये फिरका परस्ती कराने में आप करवा रहे थे। ये फिरका परस्ती हज हाउस कर रहे थे। आप कब्रिस्तान की परस्ती कर रहे आप लोग परेशान होकर के बोल सकते हो कुछ भी। आपको फिरका परस्ती का एक हो रहा है, बोल करके क्या सामने आ रही है। आप मिसगाइड कर रहे थे। दीजिए सरकार रही किसी का भी भाई साहब पुष्टिकरण नहीं। बोलिए, आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हो, नहीं किसी को समझ में आ रहा है। आलोक भाई, अफजल भाई दोनों साथ साथ बोलने लगे। दोनों इतना उत्तेजित हो गए। अरे 10 मार्च के बाद देख लेना यार, काहे परेशान हो गए हो। नहीं, हम नहीं परेशान हैं। आप 10 मार्च तक सो लीजिए आराम से। लंदन के लिए 5 वर्ष बहुत अच्छी सरकार थी और बहुत अच्छे कार्य हुए, लेकिन फरीदाबाद को इन 5 वर्ष में आप जो एक चुनाव होता है वो बड़ा संतुलित हो जाता है। एक हम फैसले आपकी नहीं हर बात के ऊपर बड़ा संतुलित हैं, इसलिए कि आप हार रहे हो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। राम मनोहर आज की बुलेटिन की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक बिहारी जी का, पार्टी का, अभिषेक का, सुशील का, मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।